तो ये 3 भागों में बटा है। पहला आप डालिए और वो है उदारवादी युग, मॉडरेटर एज 1885 से 1905। अठारह सौ 1885 टू 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी भारतीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। They established the supremacy of moderator leaders of India on Congress with the establishment of this, इसकी स्थापना के साथ ही ठीक है। दे बेयर नाम लिख लीजिए। दादा भाई नेहरू जी, WC बनर्जी, WC बनर्जी, MG रानडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी आदि ETC करके कर लीजिए आदि। ये लीडर्स थे इसमें बेसिकली, ठीक है। These leaders had the faith in Britishers, उन्होंने they put their demands in front of Britishers, not against. They put their demands in front of Britishers by the medium of applications, delegations, शिष्टमंडल कहते हैं, letters,
प्रतिवेदन को क्या है? प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब होता है कि जवाब देना उनकी बातों का और लिखित रूप से। तो ये प्रतिवेदनों तो अपनी पीड़ा को बताना यार, अपने उनकी नीतियों से जो अपनी पीड़ा है उन पीड़ा को बताना, जो आप कर रहे हैं ये हमारे लिए कितना दुखदाई है, उसको एक फाइल लेटर्स में ही आ जाएगा, ये भी लेटर्स में ही आ जाएगा प्रतिवेदन। तो ठीक है। और स्मरण पत्रों, स्मरण पत्र रिमेंबर लेटर्स एंड रिमेंबर लेटर्स एंड स्मरण पत्रों, रिमेंबर लेटर्स एंड participating in legislative assemblies and participating in legislative assembly, विधान मंडलों में भाग लेकर, विधान मंडलों की विधानसभाओं में भाग लेकर, नॉट, ठीक है, विधानसभाओं में भाग लेकर, पार्टिसिपेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ऐसा ये मीडियम अपनाते थे जिसके आधार पर ही अपनी डिमांड्स को रखते थे, ठीक है। द एम ऑफ दिस एज वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इस युग का जो उद्देश्य था, युग का उद्देश्य का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये जो एज है इसमें लोग चाहते क्या थे अंग्रेजों से, जो उद्देश्य था वॉज, डैश डालिए और एक एक करके लिख लीजिए, सिविल सेवा का भारतीयकरण, टू मेक इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, टू मेक इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए, कॉमा, फिर नौकरियों में भारतीयों को भी समान अवसर दिया जाए, भारतीयों को अंग्रेजों के साथ समान अवसर दिया जाए, लाइक नॉट विद, लाइक ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों जैसा, ठीक है। तो नौकरियों में इन द वैकेंसीज या जॉब्स लिख लो, हो गया। दूसरा नेक्स्ट लिखिए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए, फिर भारत सचिव की कार्यकारिणी में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, टू गिव द पार्टिसिपेशन टू इंडियंस इन वर्किंग कमेटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव की कार्यकारिणी में, या एग्जीक्यूटिव ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, है ना, वो ठीक, वर्किंग कमेटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो टू गिव द पार्टिसिपेशन टू इंडियंस इन द वर्किंग कमेटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये इनकी कुछ डिमांड थी, ठीक है। किया क्या इन्होंने, अगली लाइन ये डिमांड हो गई। अब इन्होंने मतलब अपनाया, कैसे बताया, तो वो तो बताया, प्रोसेस बता दिया, लेकिन अब वो इनको सुनने, तो इंटेंसिटी क्या थी इनके डिमांड की इंटेंसिटी क्या थी, ये नोट कर लीजिए नेक्स्ट लाइन में। इन नेताओं ने अंग्रेजों के आर्थिक नीति की आलोचना की, दीज लीडर्स क्रिटिसाइज्ड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के आर्थिक नीति की आलोचना की। ये किया कि मतलब हम आपसे बड़ा दुखी हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं भाई साहब, ये जो आपने ये रेवेन्यू सिस्टम लागू किया ना, ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है, ये ठीक नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अंग्रेज मन में क्या कहते हैं, न मानो। अगली लाइन में नोट कीजिए, 1889 में इंग्लैंड में कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन किया गया। देयर वाज एस्टैब्लिश्ड ए ब्रिटिश कमेटी ऑफ कांग्रेस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी यानी समिति का गठन किया गया, और एक पत्रिका इंडिया भी निकाली गई, एंड ए मैगजीन वाज पब्लिश्ड नेम्ड इंडिया, और इंडिया नामक एक मैगजीन पत्रिका प्रकाशित की गई।
पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि 1887 से कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। फ्रॉम द 1887 there raised the conflicts dispute, कॉन्फ्लिक्ट को मतभेद शायद कहते हैं, दोनों ठीक। there raised the conflict between कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स, पहली बार दोनों के बीच मतभेद निकल गए नहीं, ठीक है ना। 1888 में डफरिन ने कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की कि यह भारत के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब जैसे कहें कि अरे जाओ, हम जानते हैं कितना लोग हैं, कुछ लोग हैं साथ, कोई इंडिया तुम्हारे साथ थोड़े ना है, कुछ लोगों की पॉलिसी है। ये एक प्रकार क्या लोग, जैसे जब ये लोग कहते थे कि हम कांग्रेस हैं और भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, ये लोग तो अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एज द लीडर ऑफ इंडिया। तो इसकी आलोचना डफरिन ने कैसे की, अरे भारत कह देने से कोई भारत होता है, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ये पूरा भारत है, जाओ। तो इस तरीके से तो भारत के सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। दैट वाज लेड बाय माइक्रो पीपुल या पीपुल ऑफ लिटिल अमाउंट, ऐसा है, वेरी फ्यू पीपुल, हाँ सॉरी, इट वाज लेड बाय वेरी फ्यू पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, हो गया। दिस इज लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर है। कुछ लोगों का नेतृत्व, ये पहली आलोचना है लॉर्ड डफरिन। हम जानते हैं सब लोग तुम्हारे साथ, तुम अकेले ही हो जो कूद रहे हो, जो देख लेंगे, ऐसा कुछ। एल्गिन द्वितीय ने कहा, एल्गिन सेकंड सेड दैट, एल्गिन द्वितीय ने कहा, while the एल्गिन सेकंड सेड, जबकि एल्गिन द्वितीय ने कहा, क्या कहा, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है। मतलब कर्जन ने घोषणा की कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा और भारत में रहते हुए मेरी यह अंतिम इच्छा है, दिस इज माई लास्ट डिजायर, दैट क्या, कि इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और इसके बाद कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। आफ्टर दैट लॉर्ड कर्जन एक्टिवेटेड द डिवीजन ऑफ बंगाल, तो डिवीजन ऑफ बंगाल, हेडिंग डालिए, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, ये 1905। निर्णय कब लिया गया, डिसीजन हुआ है डिवीजन का 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905। विभाजन प्रभावी, एक्टिवेट द डिवीजन, एक्टिवेटेड, यस, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को एक्टिवेट हो गया ये। वायसराय कौन है, वायसराय कौन है भाई, है
लॉर्ड कर्जन। वो आदमी अच्छा नहीं था तो फिर बातें खत्म हो गई। लॉर्ड कर्जन, ठीक। विभाजन रद्द कर दिया गया, कैंसल्ड द डिवीजन, 1911 हार्डिंग सेकेंड। कब? 1911। इस समय वायसराय हैं हार्डिंग सेकेंड। भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लिख लो, उस समय कौन है? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, रिजले। रिजले, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें बंगाल विभाजन में, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, परेशानी बताया गया। एंड द रियल रीजन वाज, सब ऐसे पॉइंट आउट कर लीजिए। रियल रीजन वाज, वास्तविक कारण जो था, द रियल रीजन वाज टू डिवीजन ऑफ पावर ऑफ बंगाल, टू डिवीजन ऑफ पावर ऑफ बंगाल, बंगाल की शक्ति का शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर ऑफ बंगाल ऑन द बेस ऑफ कम्युनिटी, संप्रदाय, ऑन द बेस ऑफ कम्युनिटी, हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। हिंदू मुस्लिम क्या, ये इंटरनल रीजन है। एक्चुअली रिजले ने, एक्चुअली कर्जन ने तो देखा है भाई प्रशासन के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा प्रांत है और फिर असुविधा होती है, अनकंफर्टेबल टू एडमिनिस्ट्रेट द होल बंगाल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। तो these are the reasons which was sought by the viceroy, but the real reason was a letter Risley was written to लॉर्ड कर्जन। एक पत्र रिजले ने लॉर्ड कर्जन को लिखा हुआ था, और इन द लेटर ही रोट ने लिखा कि यूनाइट बंगाल इज ए बिग पावर, यूनाइट बंगाल इज ए बिग पावर, बट डिवाइडेड बंगाल will be in different directions, but the divided Bengal will be in different directions। कि एकीकृत बंगाल, यूनाइट बंगाल एक बहुत बड़ी शक्ति है और विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग हैं। तो ऐसा कुछ उसने लिखा हुआ था एक पत्र रिजले ने, जो अंदर की बात थी, जो सीधे व्यक्तिगत इंडिविजुअली पर्सनली लॉर्ड कर्जन को था। ये दिस वाज द रियल रीजन। तो ये पता चलता है। तो रियल रीजन वाज टू डिवाइड द पावर ऑफ बंगाल ऑन द कम्युनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम्स, ठीक है, ये चीज है। विभाजन के बाद आंदोलन पर कुछ चर्चा करें। द मूवमेंट अगेंस्ट डिवीजन, द मूवमेंट अगेंस्ट डिवीजन, डिवीजन के विरुद्ध आंदोलन। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को शुरू हो गया था। देयर वॉज परफॉर्म्ड एज सौरो डे इन द होल बंगाल, देयर वॉज परफॉर्म्ड एज द सौरो डे इन होल बंगाल, पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस मनाया गया के रूप में मनाया गया, पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस, सौरो डे, 16 अक्टूबर। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया इसे, ऑन द सजेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑन द सजेशन ऑफ, देखो यहाँ सेलिब्रेटेड नहीं होगा यार, कि होगा, अब राखी दिवस होगा, राखी दिवस सेलिब्रेट होगा, राखी रक्षाबंधन होता है यार, ऑब्जर्व, हाँ ठीक है, ये सही है। ऑन द सजेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इट वॉज ऑब्जर्व्ड एज द राखी डे।
अब राखी डे इन्होंने कहा राखी दिवस मनाओगे, ये अंग्रेज हमारे में फूट डाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर रहे हैं, सारी पॉलिसी है। हम एक दूसरे के हाथ पर राखी बांध कर ये तय करेंगे और सिद्ध करेंगे और दिखाएंगे कि अंग्रेजों की पॉलिसी हमें बांट नहीं सकती है। तो बस ऐसा कुछ इन्होंने भावनात्मक बातें कही। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसकी प्रमुख विशेषता रही है। चलेगा, अब कहां कहां किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया? इट वॉज लेड, ऐसे लिखे, इट वॉज लेड इन महाराष्ट्र, तिलक और उनकी पुत्री केतकर। इट वॉज महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र बाय तिलक एंड हिज डॉटर, तिलक एंड हिज डॉटर केतकर। तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक, केतकर। फिर लिखिए इन दिल्ली, इन पंजाब, इन पंजाब लाला लाजपत राय, इन पंजाब लाला लाजपत राय, इन मद्रास चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, ध्यान से करो यार, सुब्रमण्यम अय्यर, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद, पी आनंद चार्लो, तीन प्रमुख हैं, एंड पी आनंद चार्लो। चार्लो, तो ये तीन जगहों से ये जो लीडरशिप है, अगर कभी भविष्य में पूछा जाएगा तो पंजाब से। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट वाज महाराष्ट्र, ये साउथ वाला तो नहीं पूछा जाना है यहाँ स्वदेशी के लिए। तो इस आंदोलन को सर्वाधिक सफलता विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में मिली। अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधो समिति, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया और स्वदेशी स्टोर खोले, मतलब स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए स्वदेशी स्टोर। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला, मतलब स्वदेशी दवाई कहने का मतलब कि अब विदेशी दवाई के लोग ना भटके, अब स्वदेशी सब कुछ स्वदेशी करने लगे। बाकी और तमाम सारे रचनात्मक कार्य थे, धोबियों ने कपड़ा धोना बंद कर दिया, नाइयों ने बाल काटना बंद कर दिया, एक प्रकार से अंग्रेजों की ये बाइकआउट है कि भाई तुम्हारे बाल नहीं कटेंगे काटेंगे, ये धोबी लोग कपड़ा धुलते थे, नहीं धुले, सारी चीजें। सचिंद्रनाथ बसु के प्रयासों से स्वदेशी शिक्षा के प्रसार के लिए स्वदेशी स्कूल खोले गए। There was opened the Swadeshi schools. There was opened the Swadeshi school for expansion of Swadeshi education. For expansion of the Swadeshi education by the efforts of Sachindranath Basu. Sachindra प्रसाद बसु, नाथ सचिंद्र प्रसाद बसु। 1906 में सर गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। इन 1906 सर गुरुदास बनर्जी एस्टैब्लिश द काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए।
इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? इस आंदोलन मतलब बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। बंगला साहित्य के लिए यह स्वर्णकाल माना जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज। दिस इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज फॉर बांग्ला लिटरेचर। बांग्ला लिटरेचर, बांग्ला साहित्य के लिए यह स्वर्णकाल माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। आमार सोनार बांग्ला। आमार, आमार को मतलब समझ रहे हो ना, क्या? मेरा। सोनार, सोनार मतलब हाँ, मेरा सोने जैसा बंगला। बंगला मतलब घर वाला नहीं, देश। आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। इसी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन में कुछ क्रियाकलापों से सांप्रदायिकता को मदद मिली। इस आंदोलन में कुछ क्रियाकलापों से सांप्रदायिकता को मदद मिली। अब जैसे लोग इकट्ठा होते थे तो हिंदू मुस्लिम सारे लोग रहते थे ना उसमें, तो जैसे काली पूजा करते थे, फिर हर हर महादेव का नारा लगाते थे। एक्चुअली कोई भी लड़ाई वाला काम होता था या उत्साह वाला, तो वहाँ काली पूजा का ज़्यादा महत्व है। जैसे लोग कहते हैं ना, जय माँ काली। जय माँ दुर्गा भी बोल सकते हैं, शीतला माता भी बोल सकते हैं, लेकिन काली ही क्यों? क्योंकि मामला आक्रोश का है, तो थोड़ा सा वीर रस, तो ये अलग अलग डिवाइड है ना, तो ये वीर रस वाली देवी जी हैं काली। तो काली पूजा, फिर हर हर महादेव, ये भी एक बड़ा नारा है, ठीक है। फिर गंगा स्नान करते थे सुबह सुबह जाके। अब भारत में गंगा स्नान तो एक पवित्र कार्य माना जाता है, जो धार्मिक कार्य से जोड़ के देखा जाता है। ये कुछ है। अब हिंदू मुस्लिम इकट्ठा जाते थे, अब अंग्रेजों को मौका मिल गया, बुलाए इधर आओ, क्या है मुसलमान हो? हाँ। कहाँ से आ रहे हो? गंगा नहा खा रहे हैं, जा रहे हैं आंदोलन। अच्छा, धर्म भ्रष्ट कर लिया अपना, गए, खत्म। ऐसे भड़का देते थे, ऐसे भड़का देते थे, जाओ दोबारा आना नहीं इधर, हमारे यहाँ चाय नहीं पीना, ना हम आएंगे तुम्हारे यहाँ, भ्रष्ट हो गए तुम, धर्म से गए। तो ऐसे अंग्रेजों को मौका मिल गया, भड़का देते थे मुसलमानों को। तो मुसलमान भी भड़क भी, अच्छा ये क्या है, धर्म के मामले में भड़क भी बहुत तेज जाते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटी जैसे हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता को प्रमोट किया, ठीक है, ये चीज। खैर, इसका समापन का भी दिन आया, क्योंकि इससे लगा कि माहौल गर्म हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड हटा दीजिए, मिंटो सेकेंड लिखिए। वायसराय मिंटो, MINTO, मिंटो सेकेंड, वायसराय मिंटो सेकेंड अपॉइंटेड द अरुंडेल कमेटी 1906, अपॉइंटेड अरुंडेल कमेटी, अरुंडेल ARUNDEL, अरुंडेल कमेटी in 1906 for the recommendation on political reforms, on the recommendation only for the recommendation on political reforms, recommendation on political reforms, राजनीतिक सुधारों ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक सुधारों के लिए रिकमेंड करने के लिए इन्होंने एक अरुंडेल कमेटी। अब एक है, उनको लगा माहौल गर्म हो जाएगा तो कोई बहाना करके इसको खत्म करना है, तो एक अरुंडेल कमेटी उन्होंने अपॉइंट की, भाई राजनीतिक क्या सुधार किया जा सकता है, जो उथल पुथल हो रही है उसको शांत किया जाए, जो शांति है, अनरेस्ट चल रहा है उसको रेस्ट में कैसे बदला जाए। तो अरुंडेल कमेटी ने रिकमेंड किया कि साहब ये जो है, जो आपने बांटा है बंगाल, इसको एक कर दीजिए। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अरुंडेल कमेटी, on the recommendation of Arundel committee, this is decided to unite again the Bengal. Arundel committee recommended to unite the Bengal again.
रुंडेल कमेटी ने बंगाल को फिर से यूनाइट करने की रिकमेंड किया, विच वॉज परफॉर्म्ड इन 1911, जो कि 1911 में एक कर दिया गया, विच वॉज परफॉर्म्ड इन 1911, दैट्स इट। इस आंदोलन में वंदे मातरम का प्रयोग एक नारे के रूप में हुआ, नोट करके लिख लीजिए। वंदे मातरम was used as the slogan in this movement। इस आंदोलन में वंदे मातरम का प्रयोग एक नारे के रूप में हुआ, नारा मतलब स्लोगन। इसके बाद है द्वितीय चरण, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट रही है। by the extremist, गर्मपंथियों द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन। 1905 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1919, क्योंकि एक्टिवेट तो 1905 से ही हो गए थे लोग, बंटवारा 2 साल बाद किए कांग्रेस का, बट एक्टिवेशन हो गया था, ठीक है ना। तो आतंकवादी आरोप दिया गया इन लोगों को, ये लोग आतंकवादी हैं। तो लोगों का तर्क भी आया, लॉजिक भी आया कि पराधीनता की ग्लानि जब जब असहनीय होती है, तब तब देश में देश प्रेम आतंकवाद के रूप में प्रस्फुटित होता है। समझ रहे हैं? चलो नहीं भी समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये तो वैसे ही है, केवल पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि ये भूपेंद्र नाथ दत्त का स्टेटमेंट है और इन लोगों ने ही स्पेशली ये सब एक्टिवेशन शुरू किया है। तो सबसे पहले तो एक प्रतिरक्षा तंत्र क्रिएट करेंगे ना, इम्यूनिटी तो बनाएंगे। भाई लोग आतंकवादी कहते रहेंगे और ये सुनते रहेंगे तो कहने पर प्रतिबद्ध नहीं लगा सकते, तो कम से कम प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हैं कि भाई अगर हम आतंकवादी हैं तो हैं, अगर देश, अब ये सब अगर देश के प्रति, देश की सुरक्षा के लिए जान देना और जान लेना आतंकवाद है तो हम हैं। अगर हम लोगों को कैसे भी करके यूनाइट कर रहे हैं अपने देश के लिए, उसके उत्थान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अगर ये आतंकवाद है तो हम हैं। अब ये सब जो बड़े बड़े डायलॉग्स आ रहे हैं, ये क्या है? दिस इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, बिकॉज द टेररिज्म इज द नेगेटिव वर्ड। ये तो नकारात्मक शब्द है ना, तो इसका प्रोटेक्शन क्या है कि अगर भाई आपकी दृष्टि में फिर हम हैं तो हैं, सबकी दृष्टि में तो नहीं हो सकते, तो ऐसे में ऐसा कह करके इसको पार्शियल कर दिया, ये आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं। तो ये सब एक भूमिका बनाई जा रही है। ये भूपेंद्र नाथ दत्त का है, भूपेंद्र नाथ दत्त का स्टेटमेंट है। तो एक्चुअली द्वितीय चरण की स्टार्टिंग होती है, इसमें आप सॉर्ट आउट तो करना ही है। बंगाल विभाजन और उदारवादियों की असफलता से असंतुष्ट नवयुवकों का एक वर्ग कांग्रेस से अलग हटकर क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आगे बढ़ता है, क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आगे बढ़ता है। तो अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में वो जवाब देने के लिए तैयार थे, ठीक है।
इन दीज लीडर्स, इन नेताओं में, इन दीज यूथ्स, नॉट लीडर्स, इन दीज यूथ्स, इन नवयुवकों में, इन दीज यूथ्स, इन नवयुवकों में, पाल, पाल एंड लाल वेर द मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट, वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, सबसे, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख थे, बाल, पाल एंड लाल। नाम क्लियर है, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, और लाल का मतलब है लाला लाजपत राय। ठीक है, ये प्रमुख थे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशनों को सैरगाह की संज्ञा दी। इट्स डिमांड एज और उसकी मांगों को, एंड इट्स डिमांड्स एज मेडिकेंसी, और उसकी मांगों को भिक्षावृत्ति कहा, एंड इट्स डिमांड्स एज मेडिकेंसी, MEDICA, तो उसकी मांगों को भिक्षावृत्ति कहा। एंड सम इंटरनेशनल इवेंट्स आल्सो, अगली लाइन में नोट कर लीजिए, एंड सम इंटरनेशनल इवेंट्स आल्सो प्रमोटेड, और कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भी क्या प्रमोटेड टू करेज ऑफ रिवोल्यूशनर्स, क्रांतिकारियों के उत्साह को प्रमोट किया, जैसे, और कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भी क्रांतिकारियों के उत्साह को प्रभावित किया। ठीक है, जैसे अब अंतरराष्ट्रीय घटना, जैसे नंबर 1, इन 1896 द विक्ट्री ऑफ इथोपिया ऑन इटली, इन 1896 द विक्ट्री ऑफ इथोपिया ऑन इटली, इटली पर इथोपिया की विजय 1896 में। अब इटली कहाँ, बहुत बड़ा प्राचीन नाम, एक बड़ी ताकत, इथोपिया कहाँ ऐसे ही कोने में पड़ा हुआ बेचारा टाइप का। ठीक है, अब ऐसे ही 1905 में जापान की रूस पर विजय, इन 1905 द विक्ट्री ऑफ जापान ऑन रशिया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आए, छोड़ दीजिए, हो गया, एंड अदर्स एंड मोर लाइक दिस। इथोपिया जिसका कुछ मतलब कोई हस्ती नहीं है, कोई औकात नहीं यार, वो इटली को मार के गिरा दे रहा है। अब तुम इतना बड़ा हिंदुस्तान, जिसका इतना बड़ा नाम प्राचीन काल से, उसके क्रांतिकारी हो, उन अंग्रेजों से डर रहे हो जो कुछ ही संख्या में भारत में उपलब्ध हैं। तो ये मतलब एक मोटिवेट करने के लिए, इन लोगों को, इनके उत्साह को मोटिवेट करने के लिए काफी था। होता नहीं, कुछ घटना ऐसी हो जाती है जिसको वो मतलब वो एटवंस मोटिवेट करती है, हालांकि उसका तुरंत नुकसान भी बड़ा जबरदस्त होता है। बहुत तेजी के साथ मोटिवेट होना भी बड़ा खतरनाक है किसी घटना को लेकर के। अति उत्साह ठीक नहीं, तुरंत ज्यादा उत्साहित हो जाना। बिना विचारे सो करे सो पाजे पछताए वाला है ना, किसने लिखा है? यही है, अति उत्साह में काम करना, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कबीर का होगा। ऐसी बातें कबीर ही कह सकते हैं। उठपटांग। हाँ, तो इससे भी लगा यार हम लोग कहाँ और इंग्लैंड कहाँ आकर के यार मतलब उल्टा हो रहा है फिर तो। अब यहाँ विचार करने वाली बात ये थी कि उस समय जो जज्बात जापान का रूस के खिलाफ था, जो थिंकिंग थी और जो उस हिसाब से अपने आप को उसने तैयार किया हुआ था, जो जज्बात इमोशंस इथोपिया की इटली के अगेंस्ट था, जिस प्रकार से उसने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था, उसी प्रकार से भारत के खिलाफ इंग्लैंड ने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। नाउ द भारत वाज जस्ट लाइक रशिया एंड इटली, और ब्रिटेन की क्या हैसियत है इसके सामने? उसने किया, मामला उल्टा हो रहा है
आप उल्टा चलने के लिए, उल्टा चलने की बात, ये जो हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, ये जो इफेक्ट हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है ना, फिर इसके अपोजिट सोचना है, गलत सोचा जा रहा है। तो मुद्दा ये है। तो फिलहाल ये कुछ घटनाओं ने प्रभावित किया और ये लोग फिर जंप्ड इनटू द रिवोल्यूशनरी फायर, और ये लोग क्रांतिकारी आग में कूद गए। ठीक, तो ये कुछ रीजंस रहे हैं। तो द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उनके साथी लेफ्टिनेंट एस्ट को गोली मार दी। चापेकर ब्रदर्स, तो चापेकर ब्रदर्स शॉट, पता नहीं वो मरे कि नहीं मरे, इसलिए डेड मत लिखो, गोली मार दी बस, शॉट टू प्लेग कमिश्नर रैंड, रैंड RAIND, रैंड, प्लेग कमिश्नर रैंड एंड लेफ्टिनेंट जनरल एस्ट, लेफ्टिनेंट जनरल एस्ट, तो शॉट टू रैंड एंड एस्ट ऑफ पूना, पूना के प्लेग कमिश्नर ये और लेफ्टिनेंट कमिश्नर ये, जनरल कह लें, कमिश्नर ये लेफ्टिनेंट कमिश्नर हो गए। ठीक है, इनको उसने गोली मार दी। किसने मार दी? चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स, हालांकि नाम ही इनका खतरनाक है। तो इस चापेकर में दो लोग हैं, एक बालकृष्ण चापेकर, ये दो भाई हैं, बालकृष्ण चापेकर, इसलिए चापेकर ब्रदर्स कहे गए हैं, और दामोदर चापेकर्स। क्या यार बेटा, दामोदर चापेकर्स, ये दो हैं चापेकर ब्रदर्स में, गोली मार दी, हत्या कर दिया, शॉट डेड, हत्या कर दी थी। बाद में पता चला उनकी मृत्यु हो गई अस्पताल में। अब अस्पताल पता नहीं, बट मृत्यु हो गई, ले गए होंगे अस्पताल खींच खांच के, तो गोली मार के हत्या कर दी। बाद में इन दोनों को फांसी हो गई। इन लेटर बोथ was hanged. This was the first political murder of Europeans. This was the first political murder of Europeans. एक्चुअली वहाँ प्लेग वगैरह फैला हुआ था, प्लेग कमिश्नर ये लोग थे, लेकिन उसमें फिर फंड आते थे रिलीफ के लिए, लेकिन वो फंड ये लोग खा के बैठते थे, पूरा डकार भी नहीं लेते थे, कोई रिलीफ रिलीज नहीं करते थे, बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो अब ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन है यार, सरकार अगर रिलीफ जारी कर रही तो हमको दो, या अगर नहीं भी जारी कर रही तो प्रमोट करके दो, क्योंकि इस समय सरकार की जिम्मेदारी क्या बन रही है, अगर कोई पेंडेमिक आया है तो फिर उसके लिए सरकार एक्टिव रहे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब लोगों ने बड़ी दरिंदगी की और बहुत सारे लोग मारे गए, प्लेग से बड़ी दिक्कतें हुई, तो फिर लोगों ने प्लेग कमिश्नर्स वगैरह जो भी सामने मिला फिर मारे हुए, यही सब हुआ। तो ये सब रीजंस था उसके। बाद में इन दोनों लोगों को फांसी हो गई है, पहली राजनीतिक हत्या थी। और बाल गंगाधर तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है। बाल गंगाधर तिलक कंपेयर्ड this murder to murder of अफजल खां बाई शिवाजी। शिवाजी द्वारा अफजल खां को मारा शिवाजी ने,
मार दिया तो भी खतरनाक था। बीजापुर का सेनापति था, दैत्याकार था एकदम से, 7-8 फीट लंबा चौड़ा खूब। और फिर शिवाजी को मारने के लिए उसको जिम्मेदारी सुपारी दी गई और वो उसने बड़े षड्यंत्र करके आया और जंगलों में पूरी तरीके से ये हुआ कि हम मीटिंग करेंगे और एक समझौता करेंगे और झगड़ा लड़ा नहीं करेंगे, यही सब करके धोखे से बुलाया, क्योंकि चालाकी से तो शिवाजी को नहीं मारा जा सकता था। और फिर शिवाजी भी होशियार कम तो थे नहीं, तो ये हुआ अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आना। फिर ये बखनखी वगैरह पहन के गए, वो ग्लव्स नाखून वाला जिसमें लोहे के नाखून बने होते हैं, वो ग्लव्स बखनखी, बाघ के नाखून वाला। और ऐसे अपने भी सेना इन्होंने छिपा रखी थी, वो भी चोरी से छुपा रखा था। और बातचीत चली रही थी कि शिवाजी थोड़ा लंबाई में छोटे होते, छोटे का उसके तुलना में बहुत ही छोटे थे, वो तो पूरा दैत्या का, शिवाजी थोड़ा छोटे थे। तो ऐसे ही गले मिलने का ड्रामा जब हो रहा था, ड्रामा ही कह सकते उसको, गले मिलने का, तो उसने इशारा किया, सैयद मादा उसका एक तलवारबाज था, कि मारो। ये सिर पे लोहे की टोपी लगा गए थे शिवाजी, क्योंकि तैयार हो गए तो गए थे, तो लोहे की टोपी ने इनको बचा लिया। लेकिन पोल तो खुल गई ना कि षड्यंत्र हो रहा है। फिर उन्होंने उसी बखनखी से, बाकायदे नीचे थे तो प्रेशर भी ठीक ठाक आया बढ़िया, और फिर सारे पार्ट उसके बाहर निकाले, आंत, ये किडनी, ये लीवर, सब अलग अलग कर दिया। फिर उसकी भी सेना, इसकी सेना पैर काम करता। तो इस चालाकी से जो, तो ये एक अफजल खां बहुत खतरनाक माना जाता था उस समय का। और अफजल खां की हत्या जब शिवाजी ने करी तो एक अजीब, एक बड़ी ख्याति, एक बड़ा, एक शिवाजी का, इसको तो ग्लैमर कह लीजिए, एक विस्तारित हुआ और एक बड़ा नाम हुआ। तो ये हत्या एक राष्ट्रवाद की हत्या में जोड़ा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस हत्या की तुलना जो अभी हुआ है, ये अफजल खां की हत्या जो शिवाजी द्वारा, उससे कर दी थी। हालांकि अंग्रेजों ने इस पर एक्शन लिया, इनको भी जेल डाल दिया, तिलक जी को भी, क्योंकि लिख के दिया था न्यूज़पेपर्स में, इनका केसरी था, उसमें लिखा था इन्होंने। तो पत्रकारिता के कारण इनको जेल हुई थी। फिलहाल 18 माह की जेल हुई थी, 1.5 साल, इस लेख के कारण तिलक साहब को फिलहाल। तो ये महाराष्ट्र में फिर एक संगठन बना महाराष्ट्र में, मित्र मेला। आफ्टर दैट देयर एस्टेब्लिश द मित्र मेला, महाराष्ट्र में ही। यार चीजें बहुत होती हैं एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, बट समस्या ये है कि काटना छाटना भी बहुत पड़ जाता है। मित्र मेला established in 1904 नासिक, established in 1904 at नासिक बाई, किसके द्वारा? फाउंडर इसके रहे हैं बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्हीं को वीर सावरकर भी कहा जाता है। यही है वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। और यही संस्था बंगाल विभाजन के बाद अभिनव भारत में बदल गई 1905 में। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्टेड इनटू अभिनव भारत, कन्वर्टेड इनटू अभिनव भारत इन 1905 इन 19, बाकी सब कुछ वही है, वीर सावरकर ही है। 1900 बस डेट बदल गई, 1904 में मित्र मेला है, कन्वर्टेड इन अभिनव भारत इन 1905, फाउंडर वही है। ठीक है, तो ये हो गया है, ये क्रांतिकारी संस्था थी वीर सावरकर की। और इसका जो सेंटर था, सेंटर्स लिख लीजिए अभिनव भारत की, सेंटर्स नासिक, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, सेंटर्स नासिक, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक, अब घटना क्या हो रही है? इस संस्था से संबद्ध अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के डीएम जैक्सन को गोली मार दी। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे as the member of organization
शॉट डेड, गोली मार के हत्या कर दी। शॉट डेड टू डेम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक मिस्टर जो भी हो रहे हो, क्या नाम है, जैक्सन, जैक्सन को गोली मार दी। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी। ठीक है, ठीक है। आफ्टर दैट देयर फाइल्ड द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, आफ्टर दैट देयर फाइल्ड द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। इसके बाद नासिक षड्यंत्र केस दर्ज किया गया। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909, नासिक षड्यंत्र केस 1909। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी केस, घटना वही है। लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को फांसी दे दी गई। नोट कर लीजिए, लक्ष्मण कन्हारे वही अनंत लक्ष्मण कन्हारे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, गोपाल जी कृष्ण करवे, गोपाल जी कृष्ण गोपाल करवे, कृष्ण जी गोपाल करवे, कृष्ण जी गोपाल करवे। कृष्ण के साथ यहाँ जी लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन इन्होंने लगाया, कृष्ण जी गोपाल करवे। और विनायक देश पांडे एंड विनायक देश पांडे वेयर हैंग्ड। ठीक है, बीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा हुई। बीडी सावरकर गॉट लाइफ प्रिजनमेंट। चलो खैर, ठीक, मेन आदमी चला गया, काम खत्म हो गया फिर तो ये महाराष्ट्र में था, बंगाल में है, हालांकि रहने देते हैं बंगाल में कि कर लेंगे यार। चलो कल ही इसको पूरा करेंगे, कोई नहीं। क्रांति इसको पढ़ते फैक्ट जान रहे हैं, इसमें फैक्ट को थोड़ा सा अध्ययन करते रहिए।